हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी लोग। आशा करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई में व्यस्त होंगे। आज आपके लिए हम क्या क्लास लेकर के आए हैं, आपने यूट्यूब थंबनेल पर देख ही लिया होगा कि अंडर रूट वाली संख्याओं को अपरिमेय संख्या सिद्ध करना है। और ये क्वेश्चन बहुत ही डिफिकल्ट रहता है हर 10th क्लास स्टूडेंट के लिए। लेकिन टेंशन मत लीजिए, इस क्वेश्चन को आसान तरीके से मैं आपको कराने वाला हूँ, आपकी इसमें हेल्प होगी। तो आपको क्या करना है, बस इस वीडियो को पूरा देखना है बिना स्किप किए, और फिर आप मुझे कमेंट में भी बताना कि आपको ये क्वेश्चन कराने का जो मेरा तरीका है वो कैसा लगा। अगर आपकी थोड़ी सी मदद हो पाए तो आप जरूर लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना और अपने दोस्तों तक शेयर जरूर करना। तो चलो स्टार्ट करते हैं। तो क्या क्वेश्चन होने वाला है आज, चलो नोट करते हैं। हमें सिद्ध करके बताना है अंडर रूट 3 को अपरिमेय संख्या। तो अपरिमेय संख्या सिद्ध करने के लिए हमें इसको विपरीत लेकर के चलना होगा। हमें मानना होगा कि यह एक परिमेय संख्या है। फिर हम क्या करेंगे कि परिमेय संख्याओं की जो कंडीशंस होती है, जो शर्त होती हैं, देखो वैसे तो कई सारी कंडीशन होती है परिमेय संख्याओं को बताने की, लेकिन हम इस सिद्ध करने के लिए जो शर्त यूज करने वाले हैं वो क्या होने वाली है कि परिमेय संख्या p बटे q के रूप में होती है, जहां p और q पूर्णांक होते हैं, q 0 के बराबर नहीं होता है, p और q दोनों का उभयनिष्ठ गुणनखंड 1 होता है, यानी कि दोनों सहअभाज्य संख्याएं होती हैं, उनका उभयनिष्ठ गुणनखंड 1 के अलावा नहीं होना चाहिए। ये शर्त हम इसमें लेकर के चलेंगे। और लास्ट में जब करते करते हमें ये दिख जाएगा कि इनका उभयनिष्ठ गुणनखंड 1 के अलावा और भी है। अगर हम 1 के अलावा कोई और उभयनिष्ठ गुणनखंड ले आए तो इसका मतलब ये होगा कि हम जो मान के चले हैं वो हमारी जो परिकल्पना है वो परिकल्पना गलत हो जाएगी, क्योंकि हम जो मान के चले थे कि इनका उभयनिष्ठ गुणनखंड 1 होना चाहिए, ये तो गलत हो गया, क्योंकि इनका उभयनिष्ठ गुणनखंड तो 1 के अलावा भी मिल गया है। यही तरीका रहता है ऐसे क्वेश्चनों को सॉल्व करने का, सिद्ध करने का। ठीक है, तो मैं वन बाय वन, स्टेप बाय स्टेप आपको करके बताता हूँ, आप मेरे साथ जुड़े रहना, बने रहना। ठीक है, तो जैसा कि आपने देखा कि p बराबर यहाँ से q इसके मल्टीप्लाई में, क्रॉस मल्टीप्लाई में चला जाएगा, तो p बराबर अंडर रूट 3q हो जाएगा। अब हमें नेक्स्ट स्टेप क्या करना होता है, दोनों ओर वर्ग करने पर, यानी कि इधर भी वर्ग करना है और इधर भी वर्ग करना है। तो p स्क्वायर बराबर अंडर रूट 3 का स्क्वायर पूरी 3 होता है, क्योंकि जो अंडर रूट होता है, यानी कि जो वर्गमूल होता है, Under root वो 3 आधी cos घात square होती है, equal 3. और आधी घात का जब हम वर्ग करेंगे तो पूरी घात हो जाती है, यानी कि 1 हो जाती है। तो 3 की घात 1, और 1 को लिखना जरूरी नहीं होता है, इसीलिए अंडर रूट 3 का स्क्वायर पूरी 3 होता है। ऐसे अंडर रूट 5 का स्क्वायर क्या होगा, पूरी 5।
क्यू का स्क्वायर क्यू स्क्वायर। अब यहाँ से हमें एक बात पता चली, कौन सी बात, कि गुणा वाली 3 का पी स्क्वायर में भाग लग रहा है, यानी कि पी स्क्वायर 3 से विभाजित है। तो इस लाइन को हम यहाँ पे लिखेंगे जब p स्क्वायर 3 से विभाजित है तो जो p है, कोई भी संख्या p है, वो भी 3 से विभाजित ही होगी। अगर किसी संख्या का वर्ग 3 से विभाजित होता है तो वो खुद संख्या भी 3 से विभाजित हो सकती है। ये नियम होता है सरल सा। जैसे कि मैं एग्जांपल के तौर पे बताऊं, अगर p की जगह पे मैं 6 लिखूं, 6 का स्क्वायर क्या होता है 36, 3 से 36 में भाग जाता है, डिवाइड जाता है, ओके। तो 3 से 6 में भी तो भाग जाता है, डिवाइड जाता है, यानी कि किसी संख्या के वर्ग में अगर 3 का भाग जा रहा हो तो उस संख्या में भी 3 का भाग जाता है। तो हम क्या लिखेंगे यहाँ पर, p भी 3 से विभाजित है। अब इस बात को हम एक नया समीकरण बना लेते हैं, एक नया इक्वेशन बना लेते हैं, और वो क्या होने वाला है कि P बराबर 3 इंटू R। ये R एक अलग हमने धनात्मक पूर्णांक माना है, पॉजिटिव इंटीजर माना है। ये R एक अन्य धनात्मक पूर्णांक है। अब फिर से हमें क्या करना है, इसका दोनों तरफ वर्ग करना है, ठीक है। p का वर्ग और इधर 3 इंटू R का भी वर्ग। तो p का जो स्क्वायर है वर्ग है, तो p स्क्वायर ही रहेगा। 3 का स्क्वायर करेंगे तो वो 9 आ जाएगा। कोई 6 मत सोचना कोई भी कि p का स्क्वायर 6 होता है, नहीं। वर्ग क्या होता है, किसी भी संख्या का खुद से ही गुणा कर लेना, तो वो उसका वर्ग कहलाता है। यानी कि 3 का वर्ग क्या होगा, 3 गुणा 3 यानी कि 9। अब देखिए, मैं इस वाले समीकरण को नाम दे देता हूं समीकरण 2, और इस वाले समीकरण को नाम दे देता हूं समीकरण 3। तो समीकरण 2 में हमें ये दिख रहा है कि p स्क्वायर 3q स्क्वायर के बराबर है, और समीकरण 3 में हमें ये दिख रहा है कि p स्क्वायर 9r स्क्वायर के बराबर, p स्क्वायर इसके भी बराबर है, p स्क्वायर इसके भी बराबर है। तो इन दोनों को भी हम आपस में बराबर कह सकते हैं। ये हमने 9th क्लास में यूक्लिड की जो अवधारणाएं होती हैं, अभिग्रहित जो होते हैं, एक्सियम्स, उनमें भी हमने पढ़ा है, ठीक है। तो हम इस बात को यूज करने वाले हैं समीकरण 2 एवं 3 से। तो समीकरण 2 एवं 3 से हम क्या लिख सकते हैं, हम लिख सकते हैं कि 3q स्क्वायर बराबर 9r स्क्वायर, 3q स्क्वायर बराबर 9r स्क्वायर। बिल्कुल लिख सकते हैं, p स्क्वायर के बराबर में है, ये भी p स्क्वायर के बराबर में, तो इन दोनों को भी बराबर लिखा जा सकता है। अब यहां से क्या हो रहा है, मैं इधर लिख लेता हूं, इस 3 को जब मैं इधर पक्षांतरण करूंगा, ट्रांसफर करूंगा, तो 3 से 9 में भाग लग जाएगा, डिवाइड लग जाएगा। तो 3 से 9 कितनी बार कट जाएगा, 3 बार कट जाएगा। 3 का भाग 9 में 3 बार जाता है, डिवाइड। अब देखो,
यहाँ से आपने ये लाइन लिखी थी ना कि 3 का भाग p स्क्वायर बन रहा है, मतलब p स्क्वायर 3 से विभाजित है। अब यहाँ पे भी तो वही बात दिख रही है आपको कि 3 का q स्क्वायर में भाग लगेगा नहीं लगेगा? बिल्कुल लगेगा। तो आप यहाँ से ये भी कह सकते हो कि q स्क्वायर 3 से विभाजित है, बिल्कुल लिखेंगे, क्योंकि q स्क्वायर 3 से विभाजित है, इसीलिए q भी 3 से विभाजित है लिख लो या फिर होगा लिख लो, ठीक है ना, या फिर होगा लिख लो। चलो अब एक बात बताइए मुझे कि P भी 3 से विभाजित होगा, Q भी 3 से विभाजित होगा, इसका मतलब तो ये हुआ कि P और Q दोनों 3 से विभाजित हैं, यानी कि P और Q का उभयनिष्ठ गुणनखंड 3 होगा। लेकिन हमने स्टार्टिंग में अपनी परिकल्पना में क्या माना था कि P और Q दोनों सहअभाज्य संख्याएं हैं, अर्थात P व Q का उभयनिष्ठ गुणनखंड 1 है और 1 के अलावा कोई नहीं होना चाहिए। तो यहाँ हमारी परिकल्पना का क्या हो रहा है, ये विरोधाभास हो रहा है, क्योंकि P और Q का उभयनिष्ठ गुणनखंड 3 मिल चुका है। तो लिखेंगे, लाइन छोड़ के लिखेंगे यहाँ पे, अर्थात P व Q का उभयनिष्ठ गुणनखंड 3 है, जो हमारी परिकल्पना का विरोधाभास है, जो हमारी परिकल्पना का विरोधाभास है। अब ये हमारी परिकल्पना का जब विरोधाभास हो गया, इसका मतलब हमारी परिकल्पना तो गलत हो गई। और हमने परिकल्पना में माना क्या था कि √3 को हमने परिमेय संख्या मान लिया था, यही तो परिकल्पना थी हमारी। तो जब हमारी परिकल्पना का विरोधाभास हो गया, इसका मतलब हमारी परिकल्पना गलत हो चुकी है। अतः हमारी परिकल्पना गलत है। इसीलिए हम कह सकते हैं कि √3 एक परिमेय संख्या नहीं है, जबकि एक अपरिमेय संख्या है। इसीलिए √3 एक अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है, कितनी से कम, इसको बोलते हैं हेंस प्रूफ। तो इस तरीके से हम किसी भी √ के अंदर बिना पूर्ण वर्ग वाली संख्या को अपरिमेय संख्या सिद्ध कर सकते हैं। हमें बस करना क्या होता है, मैं दोबारा से आपको इसको रिवाइज करवा रहा हूँ, आप एक बार ध्यान से सुनना एक बार और मेरी बातों को, कि √3 को हमें विपरीत में क्या मान लेना है, परिमेय संख्या मान लेना है। अब परिमेय संख्याओं की हमें इसमें शर्त लगानी है, अगर वो शर्त √3 पर फॉलो हो जाती है तब तो ये परिमेय संख्या ही होगी, और अगर यही शर्त इस पर फॉलो नहीं हो पाई तो इसे हम लास्ट में कह देंगे कि हमारी परिकल्पना गलत है और √3 एक अपरिमेय संख्या है। तो हमने माना √3 एक परिमेय संख्या है, √3 बराबर p/q, जहाँ p व q दोनों पूर्णांक हैं, दोनों इंटीजर्स हैं, तथा q डज नॉट इक्वल 0, तथा p व q दोनों सहअभाज्य संख्याएं हैं। सहअभाज्य संख्याएं को-प्राइम नंबर्स, को-प्राइम नंबर्स ऐसी नंबर्स होती हैं जिनका उभयनिष्ठ गुणनखंड 1 होता है, 1 के अलावा कोई और उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं होता है। तो q का इधर क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा, p बराबर √3q। फिर क्या करना है, दोनों ओर वर्ग करने पर इधर भी वर्ग करना होता है, इधर भी वर्ग करना होता है, तो p का स्क्वायर p² हो जाएगा, और √3 × q के ऊपर स्क्वायर लगा हुआ है, तो √3 का स्क्वायर क्या हो जाता है, पूरी, क्योंकि अंडर का मतलब होता है आधी घात, और आधी घात का जब आप वर्ग करोगे तो पूरी घात हो जाती है, मतलब 1 हो जाती है, और घात 1 को लिखना जरूरी नहीं होता है, इसीलिए √3 का स्क्वायर
पूरी 3। ऐसे अंडर रूट 5 का स्क्वायर क्या होता है? पूरी 5। ऐसे अंडर रूट 7 का स्क्वायर क्या होगा? पूरी 7, है ना। तो 3 और q का स्क्वायर क्या हो जाएगा? q स्क्वायर। इसे हम समीकरण 2 नाम देंगे, ये हमारा समीकरण 1 है। यहाँ से हमें ये पता चल रहा है कि इस गुणा वाली 3 का p स्क्वायर में भाग लग सकता है। तो हमने लिखा है कि p स्क्वायर 3 से विभाजित है। ये जो p स्क्वायर है वो 3 से क्या हो रही है? विभाजित हो रही है, डिवाइड हो सकती है। जब p स्क्वायर 3 से विभाजित है तो जो p है, ये अकेली जो संख्या p है, ये भी 3 से विभाजित होगी। देखो क्या है कि किसी संख्या के वर्ग में 3 का भाग जा रहा है तो उस संख्या में भी 3 का भाग जाएगा ही जाएगा। जैसे मैंने एक संख्या ले ली 36 में 3 का भाग जाता है 12 बार, बिल्कुल जाता है। तो 36 किसकी वर्ग संख्या? 6 की वर्ग 36 होती है। तो 6 में भी तो 3 का भाग लगता है कि नहीं लगता? बिल्कुल लगता है। यानी कि 6 के वर्ग 36 में 3 का भाग लग रहा है तो खुद 6 में भी 3 का भाग लगेगा ही लगेगा। तो वही तो बात मैंने लिखी है कि p स्क्वायर 3 से विभाजित है, इसीलिए p भी 3 से विभाजित होगा। अब मैंने इस बात को एक समीकरण का रूप दे दिया, ठीक है। तो मैंने इसको एक समीकरण का फॉर्म दे दिया, p बराबर 3r। r क्या है? एक अन्य धनात्मक पूर्णांक है, एक नया पॉजिटिव इंटीजर हमने मान लिया है। फिर से वही काम दोनों ओर वर्ग कर देगा। p स्क्वायर बराबर 3r स्क्वायर, तो 3 का स्क्वायर 9 हो जाएगा, r का स्क्वायर r स्क्वायर हो जाएगा। तो p स्क्वायर बराबर 9r। इसको हमने समीकरण 3 नाम दे दिया। अब समीकरण 2 और समीकरण 3 में हमें कोई समानता दिख रही है? बिल्कुल दिख रही है कि p स्क्वायर इसके बराबर है और p स्क्वायर इसके बराबर है। तो ये दोनों भी आपस में कैसे लिखे जा सकते हैं? बराबर लिखे जा सकते हैं। 3q स्क्वायर 9r स्क्वायर को बराबर लिख सकते हैं समीकरण 2 एवं 3 से। समीकरण 2 एवं समीकरण 3 से हम क्या लिख सकते हैं? 3q स्क्वायर बराबर 9r स्क्वायर। अब यहाँ से हमने ये देखा कि इस 3 से 9 में भाग जा सकता है। जब हम इसको ट्रांसफर करेंगे, पक्षांतरण करेंगे, तो 3 का भाग जब 9 में लगेगा तो 3 से 9 कितनी बार कट जाती है? 3 बार। तो q स्क्वायर बराबर 3r स्क्वायर भी हो जाएगा, ठीक है। जैसे हमने इस वाले समीकरण से ये 2 लाइन लिखी थी, ऐसे इस वाले समीकरण से भी ये 2 लाइन लिखी जा सकती हैं कि 3 का q स्क्वायर में भाग लग रहा है ना, तो हम लिख सकते हैं q स्क्वायर 3 से विभाजित है, इसलिए q भी 3 से विभाजित होगा। अब देखिए हम लेके क्या चले थे अपनी परिकल्पना में कि p और q का अवयनिष्ठ गुणनखंड 1 है, लेकिन यहाँ तो p भी 3 से विभाजित हो रहा है, q भी 3 से विभाजित हो रहा है। इसका मतलब p और q का अवयनिष्ठ गुणनखंड हमें नया मिल गया। वो कौन है? 3 से p में भी भाग जा रहा, 3 से q में भाग जा रहा, मतलब p और q का अवयनिष्ठ गुणनखंड 3 और मिल गया। तो ये तो हमारी परिकल्पना का विरोधाभास हो गया ना, क्योंकि हम परिकल्पना में तो यही लेके चले हैं कि p और q एक दोनों सहभाज्य संख्याएं हैं और अवयनिष्ठ गुणनखंड 1 है, 1 के अलावा और कुछ नहीं हो। तो हम लिखेंगे अर्थात p व q का अवयनिष्ठ गुणनखंड 3 है। p भी 3 से विभाजित है, q भी 3 से विभाजित है, तो p और q का अवयनिष्ठ गुणनखंड 3 है, जो हमारी परिकल्पना का विरोधाभास है। अतः हमारी परिकल्पना गलत है और हमारी परिकल्पना यही थी कि अंडर रूट 3 परिमेय संख्या ये गलत हो गई है। तो हम क्या लिख सकते हैं? इसीलिए अंडर रूट 3 एक अपरिमेय संख्या है, हेंस प्रूफ। तो ये समझाने का तरीका आपको कैसा लगा? अगर आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक जरूर कर दें, शेयर कर दें अपने दोस्तों तक, चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें। और अब नेक्स्ट क्वेश्चन करने वाले हैं हम अंडर रूट 5। जैसे इसको किया है अंडर रूट 3 वाले को, ऐसे अंडर रूट 5 वाले को हम कर सकते हैं, ठीक है। अब हम अंडर रूट 5 वाले क्वेश्चन को करवाने वाले हैं कि अंडर रूट 5 को अपरिमेय संख्या सिद्ध करना है, जो कि बिल्कुल इसी के जैसा होने वाला है। बस हमें 3 की जगह पर 5 को यूज करना है। तो देखिए कैसे करते हैं। सिद्ध करो कि अंडर रूट 5 एक अपरिमेय संख्या होती है। तो हम उल्टा मान लेंगे, माना अंडर रूट 5 एक परिमेय संख्या होती है, माना अंडर रूट 5 एक परिमेय संख्या है। जब एक परिमेय संख्या है तो इसको p बटे q के बराबर लिखेंगे। अंडर रूट 5 बराबर p बटे q, जहां p व q दोनों पूर्णांक हैं तथा q 0 के बराबर नहीं है, वो होता है।
तथा p व q दोनों सहभाज्य संख्या हैं, अर्थात p व q का उभयनिष्ठ गुणनखंड 1 है। 1 के अलावा कोई और उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं होना चाहिए। अब p बराबर यहाँ से q इसके गुणा में आ जाएगी तो क्या हो जाएगा √5q। फिर हम क्या करते हैं, दोनों ओर वर्ग करने पर तो p² बराबर √5q²। अब p का स्क्वायर तो p² ही होता है और √5 का स्क्वायर क्या हो जाएगा पूरी 5 और q का स्क्वायर q² ही रहेगा। यहाँ से हम ये लाइन लिख सकते हैं बिल्कुल कि p² 5 से विभाजित है, तो फिर हम लिख सकते हैं इसलिए therefore p भी 5 से विभाजित होगा। फिर लिखेंगे इसी बात को हम एक समीकरण बना देंगे। अब p बराबर 5 × r, जहाँ r एक अन्य धनात्मक पूर्णांक है, एक नया पॉजिटिव इंटीजर है। दोनों ओर वर्ग करने पर, स्क्वायर करने पर तो p² बराबर 5 × r का होल स्क्वायर। अब 5 का स्क्वायर क्या होता है 25 × r का स्क्वायर r²। तो देखिए समीकरण 2 में p² इसके बराबर है और समीकरण 3 में p² इसके बराबर है। इन दोनों को भी हम इक्वल लिख सकते हैं तो 5q² बराबर लिख सकते हैं 25r² के। 5q² को किसके बराबर लिख सकते हैं 25r² के बराबर लिख सकते हैं। तो 5q² जो कि 25r² के बराबर है, अब क्या होगा ये गुणा वाली 5 इसके भाग में आ जाएगी, 25 के भाग में आ जाएगी। तो 5 से 25 कितनी बार कट जाता है 5 बार, 5 25 5 5 जा 25। तो 5 से 25 5 बार कट गया तो q² बराबर 5r² आया। यहाँ से हम ये लिख सकते हैं कि q² 5 से विभाजित है, इसीलिए therefore q भी 5 से विभाजित होगा। यानी कि p भी 5 से विभाजित है, q भी 5 से विभाजित है। और हम अपनी परिकल्पना में लेके चले थे कि p और q का उभयनिष्ठ गुणनखंड 1 है, 1 के अलावा और कोई नहीं है। लेकिन यहाँ पे p और q दोनों का ही उभयनिष्ठ गुणनखंड कौन है बेटा 5, क्योंकि p में भी 5 से भाग जा रहा है, q में भी 5 से भाग जा रहा है। तो दोनों का उभयनिष्ठ का मतलब क्या होता है जो दोनों में शामिल हो, तो दोनों में ही 5 है उनका गुणनखंड। ये हमारी परिकल्पना का विरोधाभास है। ये हमारी परिकल्पना क्या थी कि √5 को हमने परिमेय संख्या मान लिया था, ये विरोधाभास है। अतः हमारी परिकल्पना गलत है, इसीलिए √5 एक अपरिमेय संख्या है। √5 को क्या सिद्ध कर दिया अपरिमेय संख्या। ओके, इसी प्रकार से √2 को अपरिमेय संख्या सिद्ध करना है। तो ये क्वेश्चन मैं आप लोगों के लिए छोड़ रहा हूँ, क्योंकि मैंने √3 √5 को अपरिमेय संख्या सिद्ध करके बताया है। आप लोग √2 को अपरिमेय संख्या सिद्ध कर सकते हैं बिल्कुल सेम टू सेम इस फॉर्मेट पर चल के। तो मतलब 3-4 फॉर्मेट हैं, 3-4 इसके स्टेप हैं, आप उनको याद कर लीजिए तो ये क्वेश्चन आपको इजी हो जाएगा। पहला स्टेप क्या होता है, √5 को परिमेय संख्या मानना है, उसकी शर्त लिखनी है, तो यहाँ तक हो जाएगा पहला स्टेप। दूसरा स्टेप स्टार्ट होता है यहाँ से दोनों ओर वर्ग करने पर। ये वर्ग करोगे, इन लाइनों को लिखोगे, ये दूसरा स्टेप होता है। फिर तीसरा स्टेप होता है p बराबर 5r लिखा है ना मैंने, यहाँ से स्टार्ट होता है, यहाँ से स्टार्ट होकर के यहाँ तक चलता है ये स्टेप। ओके, फिर चौथा स्टेप क्या है ये, बस। तो ओनली 4 स्टेप आपके हैं इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन करने में। तो बहुत ही आसान तरीके से आप लोग इसको याद कर सकते हैं या समझ भी सकते हैं। ओके, आशा करता हूँ आप सभी को ये समझाने का तरीका अच्छा लगा होगा। आप वीडियो को लाइक जरूर करना, शेयर जरूर करना अपने दोस्तों में, और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। और एक और बात, कमेंट में जरूर बताएं कि ये तरीका आपको कैसा लगा। कोई भी अगर आपको डाउट लगा हो तो आप कमेंट में मुझे लिख सकते हैं, या आप नया क्या क्वेश्चन पढ़ना चाहते हैं, कौन सा डिफिकल्ट आपको क्वेश्चन लगता है वो भी कमेंट में लिख सकते हैं। प्रश्नावली का नाम और क्वेश्चन नंबर डाल देना, भले पूरा क्वेश्चन मत लिखना, लेकिन प्रश्नावली का नाम और क्वेश्चन नंबर ऐसे डाल सकते हैं। तो मैं पूरी कोशिश करूँगा कि इस क्वेश्चन पर एक और आपके लिए क्लास वीडियो बनाई जाए। तो मिलते हैं इसी प्रकार की नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।